नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज फिर हम रीट एग्ज़ाम पेपर 2018 के शिक्षा मनोविज्ञान वाले पार्ट में जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती। व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती। ठीक है, अपना मूल्यांकन खुद को करना है। 20 सेकंड में आपको आंसर का जवाब देना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। ये एक अध्यापक को नहीं करना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता से तात्पर्य होता है दो व्यक्तियों के गुण, बुद्धि एवं व्यवहार में जो अंतर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षक को बच्चों को स्वाध्याय के लिए नहीं छोड़कर उनकी योग्यता अनुसार शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग कौन सा होगा। ठीक है, कालानुक्रमिक और मानसिक दोनों ही उम्र क्या है, 9 है, तो बुद्धि लब्धि का वर्ग क्या होगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो 9/9 इंटू 100 बराबर 100। तो टर्मन के अनुसार यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा औसत बुद्धि। ठीक है, टर्मन के अनुसार 90 से 110 की बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति औसत या सामान्य बुद्धि लब्धि वाला होता है। ठीक है, तो इस प्रकार पूनम की बुद्धि लब्धि औसत होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से कौन से संलीनता के लक्षण हैं। संलीनता मीन्स जो अपने आप में मस्त रहता है, अपने आप में खोया रहता है। संलीनता के लक्षण, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, संलीनता के लक्षणों की बात करें तो कमज़ोर सामाजिक व्यवहार होगा, रूढ़िबद्ध व्यवहार होगा और कमज़ोर संप्रेषण होगा। ठीक है, कमज़ोर सामाजिक व्यवहार, संकोची होगा। ये जो व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, संलीन होता है, वह कम बोलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वृद्धि या ग्रोथ। वृद्धि यानी अभिवृद्धि, बालक के शरीर तथा अंगों के आकार, भार, लंबाई तथा ऊंचाई में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। और अभिवृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को कहा जाता है जिन्हें मापा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न में से कार्य कर सकता है। एक किशोरावस्था के बच्चे के उचित विकास के लिए माता पिता और शिक्षक के क्या कार्य हो सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना और परामर्श तथा मार्गदर्शन की व्यवस्था करना अगर आवश्यक हो तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। इनमें से क्रियात्मक शोध से संबंधित कौन नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। यही यहाँ पे गलत है। क्रियात्मक शोध जो है क्रियात्मक अनुसंधान कार्य करते हुए किया जाता है। ठीक है, सिद्धांत निर्माण यहाँ पे गलत है, अनुसंधान कार्य करते हुए किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में सिद्धांत के प्रतिपादन के बजाय इसमें समस्या समाधान पे ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है,
यहाँ पे होना चाहिए था समस्या समाधान। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थार्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। क्या कह रहा है? एक शिक्षक अपनी कक्षा में थार्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? दीजिए राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना। ठीक है, थार्नडाइक के अधिगम के नियमों को 2 भागों में बांटा गया है। अधिगम के मुख्य नियम और अधिगम में सहायक नियम हैं। अधिगम के मुख्य नियमों की बात करें तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और अधिगम के सहायक नियमों की बात करें तो बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवर्ती का नियम, आंशिक अनुक्रिया का नियम और सादृश्यता का नियम तथा साहचर्या व्यवहार का नियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रिए में फर्क करने की योग्यता दर्शाता है। यहाँ पे आपको भरना है क्या है जो बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रिए में फर्क करने में अयोग्यता दर्शाता है। ठीक है, दीजिए राइट आंसर। तो ऑप्शन बी होगा सही आंसर, आत्म केंद्रस्थ यानी ईगोसेंट्रिसिज्म। आत्म केंद्रस्थ अवस्था में बालक अपने तथा दूसरे के नज़रिए में भेद नहीं कर पाता। ठीक है, अयोग्यता दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है, ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है? एक बार और देखिए, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में क्या होता है? असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देता है। तो यह जो तथ्य है, इस तथ्य को हीन भावना किसने कहा है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अल्फ्रेड एडलर ने। अल्फ्रेड एडलर का कहना है कि बालकों में सामान्यता हीनता की भावना उनमें संदेह उत्पन्न करती है, जो बालकों को अनिर्णायक, कमज़ोर, शर्मिला या कायर बना देती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वोल्टर ने बल दिया वे हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था और सामाजिक अधिगम के अंतर्गत प्राणी जो कुछ भी सीखता है वह दूसरों को देखकर, सुनकर या समझकर सीखता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? इनमें से शिक्षक के क्या कार्य नहीं होने चाहिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षक खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त नहीं रखेगा। ठीक है, एक शिक्षक निश्चित समय में पाठ्यक्रम पूरा करेगा और विद्यालय के लिए नियमित बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए एक शिक्षक को, और हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए एक शिक्षक को, न कि व्यक्तिगत ट्यूशन कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फ्रॉयड की अनुशासित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार
निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? क्वेश्चन एक बार और देखिए। फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से संतुष्ट करता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इदम। फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फ्राइड ने व्यक्तित्व के 3 अंग बताए, इदम, अहम और परा अहम। इन्होंने बताया इदम आनंद सिद्धांत को मानता है, इसमें वासनाएं व दमित इच्छाएं होती है, और अहम जो है वो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है और यह हमारी इच्छाओं को और वास्तविकताओं के मध्य संतुलन स्थापित करता है। बात की जाए परा अहम की, तो फ्राइड के अनुसार परा अहम आदर्शवादी व्यवहार की ओर अग्रसर करता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीज़ें, कार्य या लाभ में बदल देता है? किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है और बाद में अपने इच्छुक चीज़ें, कार्य या लाभ में बदल देता है? राइट आंसर होगा टोकन इकोनॉमी। ठीक है, टोकन इकोनॉमी व्यवहार परिवर्तन हेतु विकसित की गई एक तकनीक है जिसमें इच्छित व्यवहार को बढ़ाया जाता है और अनिश्चित व्यवहार को घटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने के भय से भी डरा रहता है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है? ठीक है, समायोजन की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। ठीक है, बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। तो हमें बताना है निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति से। ठीक है, व्यक्ति की आवश्यकता तथा आवश्यकता की पूर्ति करने वाली परिस्थितियों में संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। और 15वां क्वेश्चन है, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है, तो इस तरह के लक्षण किस चीज़ के प्रतीक हैं? ठीक है, बच्चा जो है वो 5 वर्ष का है और दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया या तथा संप्रेषण में इसके कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है, तो किस तरह के लक्षण का प्रतीक है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शैशव सावलीनता। सावलीन बालक कम बोलना और अपने में मस्त रहना पसंद करते हैं। इनका व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी। 16वां क्वेश्चन, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रहने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रहने की प्रवृत्ति होती है और ज़्यादातर बालिकाओं में पाई जाती है, तो ऐसी अवस्था को कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा एक प्रकार का साइकोलॉजिकल
डिसऑर्डर होता है जिसमें बालक अपना वजन नियंत्रित करने हेतु कम खाता है, ठीक है, और परिणाम स्वरूप बालक का वजन बहुत कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। चलिए 17 को छोड़िए, इसमें बोनस अंक दिया गया था, और क्वेश्चन नंबर 18 में भी बोनस अंक दिया गया था। 2018 के पेपर की हम बात कर रहे हैं, पूछे थे ये। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? इनमें से कौन सी संस्था है जो प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? तो सिंपल क्वेश्चन, भारतीय पुनर्वास परिषद, इसकी स्थापना की गई थी कब? 1986 में, ठीक है। और पुनर्वास परिषद के लिए दिए गए जनादेश को विनियमित करने के लिए पाठ्यक्रमों का मानकीकरण करना और विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास एवं शिक्षा का दायित्व सौंपा गया। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम रहे कर्मियों के लिए एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनाए रखने के साथ व्यक्तियों को दी गई सेवाओं की निगरानी भी इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है? ठीक है, पियाजे के अनुसार हमें बताना है कौन से चरण का अर्थ है। तो पूर्व संचालन, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 21, ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? प्रथम सार्थक शब्द ज़्यादातर बच्चे 10 से 13 महीने में, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे प्रथम जो सार्थक शब्द होता है 10 से 13 यानी 6 माह की आयु में बच्चों के प्रथम दांत आने लगते हैं और 35 से 40 महीनों में बच्चों का शब्दकोश विस्तृत भी हो जाता है और प्रथम सार्थक शब्द 10 से 13 महीने में ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो बोलने लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन थे? बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक गार्डनर थे। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन गार्डनर ने 1983 में किया था, 1983 में, ठीक है। और इन्होंने बुद्धि के 9 प्रकार बताए: प्रकृतिवादी बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, भाषाई या शाब्दिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि तथा सांगीतिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? सामाजिक रचनावाद दर्शन पर किन्होंने अत्यधिक बल दिया? वाइगोट्स्की ने, ठीक है। वाइगोट्स्की ने संज्ञानात्मक मनोविज्ञान उपागम पर बल दिया था। वाइगोट्स्की ने मानवीय चेतना के विकास और उसकी संरचना से संबंधित अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? ठीक है, और इस प्रश्न में भी बोनस अंक दिया गया था, ठीक है। बड़े प्रिंट की किताबें, विशालक कंप्यूटरीकृत किताबें और वाणी संश्लेषक तीनों दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हैं और इस क्वेश्चन को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा हटा दिया गया था, ठीक है, बोनस अंक दिया गया था।
और क्वेश्चन नंबर 25, श्रवण की विकृति की माप की जाती है। श्रवण की विकृति की माप की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा डेसिबल में। ध्वनि का मापन डेसिबल में किया जाता है, इसलिए श्रवण में विकृति को भी डेसिबल में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण, तो चलना, कूदना, दौड़ना नहीं हो सकते। यहाँ पे राइट आंसर होगा लिखना। ठीक है, भाषा शिक्षण में 4 प्रकार के कौशल होते हैं: श्रवण कौशल, वाक कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। क्वेश्चन नंबर 27, स्कीमा का मतलब है। स्कीमा का क्या मतलब होता है? तो स्कीमा का मतलब होता है लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना। क्वेश्चन नंबर 28, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। तो इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? इस तरह का सिद्धांत प्रतिपादन करने हेतु किसे इनमें से श्रेष्ठ माना गया है? तो राइट आंसर होगा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। ठीक है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के त्रि-आयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और क्वेश्चन नंबर लास्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, आनुवांशिकता की इकाई है। आनुवांशिकता की इकाई, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा जीन। ठीक है, जीन आनुवांशिकता की इकाई है और वे निर्देश हैं जो शरीर का खाका बनाते हैं। जीन उन प्रोटीनों के लिए कोड करते हैं जो किसी व्यक्ति की सभी विशेषताओं को निर्धारित करते हैं। गुणसूत्र या क्रोमोसोम सभी वनस्पतियों व प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं जो कि सभी आनुवांशिक गुणों को निर्धारित व संचालित करते हैं। तो राइट आंसर हमारा आनुवांशिकता की इकाई होगा जीन। तो थैंक्स दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।